हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नाथ साहित्य के एक दूसरे कवि गोरखनाथ। इसके पहले हम लोग मत्स्येंद्र नाथ के बारे में देखे हैं। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गोरखनाथ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इनके बारे में। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे इनका जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान है कांगड़ा। और इनके कार्यक्षेत्र की बात करेंगे तो इनका कार्यक्षेत्र है गोरखपुर। और इनके यदि दीक्षा गुरु की बात करेंगे तो वो हैं मत्स्येंद्र नाथ, यानी जो मत्स्येंद्र नाथ हैं वो इनके दीक्षा गुरु हैं। इनकी जाति क्या है, तो इनकी जाति है ब्राह्मण। और इनके समय की बात करेंगे तो इनका समय है राउत संस्कृतायन के अनुसार 845 ईस्वी। और यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछेगा तो हम 9वीं शताब्दी बताएंगे। और इनके जन्म के बारे में जो सबसे सर्वमान्य मत है, यानी जितने हिंदी साहित्य में जिस मत को माना गया है वह समय है रामचंद्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया, जो कि 13वीं शताब्दी है। तो यदि गोरखनाथ के बारे में समय की बात करेगा तो हम 13वीं शताब्दी बताएंगे, जो कि सर्वमान्य मत है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है। मिश्र बंधु ने इनकी प्रामाणिक रचनाएं 10 मानी है। देखिए, दो तरह से प्रश्न बन सकता है। इनकी रचनाओं की संख्या तो 40, यदि मिश्र बंधु के अनुसार पूछेगा तो उन्होंने सिर्फ 10 मानी है। तीसरा पॉइंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने इनकी 14 रचनाओं का उल्लेख करते हुए 13 को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन 1442 ईस्वी में गोरखबानी नाम से किया। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया। कब किया? 1942 ईस्वी में। और किस नाम से किया, तो गोरखवानी नाम से किया। 3 तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे कि वो रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली रचना है शब्दी, जो कि इनकी सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है। दूसरी रचना है पद। तीसरी रचना है प्राण संकली। चौथी रचना है शिष्य दर्शन। पांचवी रचना है नरवय बोध। छठवीं है अभय मात्रा जोग। सातवां है आत्मबोध। और आठवां 15 तिथि। नौवां है सप्तवार। 10वां पंचमात्रा। 11वां मच्छिंद्र गोरखबोध। और जो 11वां मच्छिंद्र गोरखबोध है। और 12वां है रोमावली। 13वां ज्ञान तिलक। और 14वीं रचना है ज्ञान चौतीसा। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसमें पॉइंट है कि गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछी जा सकती है कि उनकी कौन सी रचना जो है संस्कृत भाषा में है। तो इसमें सिर्फ 5 रचनाएं हमको याद रखनी है। पहली है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यानी जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है ये इनकी संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। दूसरा है विवेक मार्तंड। तीसरा शक्ति संगम तंत्र। चौथा निरंजन पुराण। और 5वां है विराट पुराण। तो ये जो इनकी 5 रचनाएं हैं जो कि संस्कृत भाषा में, इसे आप याद रखेंगे। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि गोरखनाथ के संबंध में विशेष तथ्य। देखिए, जो ये पॉइंट है यहाँ से हर लाइन से एक न एक प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे प्रश्न हम लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला इसमें पॉइंट है कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक। यदि नाथ साहित्य के प्रवर्तक की बात करेगा तो वो गोरखनाथ है। दूसरा, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्यकार किसे माना है, तो उन्होंने प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को। ये प्रश्न पूछा भी गया है। अब देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट है कि हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक। चौथा पॉइंट इसमें है कि नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि किनको नाथ साहित्य में भगवान शिव का अवतार माना जाता है, तो वो माना जाता है गोरखनाथ को। 5वां पॉइंट इसमें है कि शुक्ल जी ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है। अब देखिए, शुक्ल जी ने कहा है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। आप इसे इस तरह याद रखिए, अगर कभी प्रश्न इस तरह की बनता है कि जो गोरखनाथ है वो किनके समकालीन थे, तो हम क्या कहेंगे, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। अब इसमें अगला पॉइंट इसमें है कि गोरखनाथ के संबंध में आलोचकों के कथन, यानी आज जो आलोचक थे उन्होंने गोरखनाथ के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट कथन लिए हैं, जो कि 4 या 5 कथन है। पहला कथन ये है कि गोरख जगायो जोग, भक्ति लगायो लोग। ये कथन किसका है, तो ये तुलसीदास का कथन है। तुलसीदास ने ये कथन कहा है गोरखनाथ के बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें है कि गोरखनाथ की हठयोग साधना, ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद यानी घट के भीतर ईश्वर को लेकर चली थी, जिसमें
मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था, ऐसा कथन कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। यानी वो क्या कहते हैं, जो गोरखनाथ है वो हठयोग साधना प्रणाली में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों यानी मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर, यानी जैसे मुस्लिमों में क्या होता है, मुस्लिम लोग देखते हैं वो मूर्ति भगवान की जो है यानी मूर्ति रूप में उपासना नहीं करते हैं, वो लोग निराकार रूप की उपासना करते हैं मूर्ति लोग। तो उसी प्रकार गोरखनाथ ने भी इस तरह की मान्यता को लेकर चली थी, जिसके लिए जो मुसलमान थे वो भी इनके प्रति क्या थे, आकर्षित थे। यानी वो मूर्ति पूजा बहुदेववाद के क्या थे, विरोध थे और उसको छोड़कर आगे चले थे, ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। ये पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चौथा कथन इसमें है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, यह भी कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब हम लोग आगे देखेंगे जो लास्ट कथन है। लास्ट कथन ये है कि गोरखनाथ प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सिद्धों की वामाचारी भोग प्रदान पद्धतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन एवं पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर नाथ पंथ को प्रतिष्ठित किया। ये कथन है बाबू गुलाब राय का और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। इस कथन से वो नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे जो देखिए जो सिद्ध साहित्य है वो क्या था, उनमें कई तरह की बुराइयां थी, तो उसको छोड़कर ही नाथ जो है अपना एक अलग मत बनाए थे। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जो सिद्धों की वामाचार और भोग प्रधान पद्धति की प्रतिक्रिया स्वरूप सहज जीवन और पवित्रता के मार्ग का आश्रय लेकर एक अलग पंथ की स्थापना की है। तो ऐसा कहना है बाबू गुलाब राय का गोरखनाथ के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद राष्ट्र साहित्य को। मिलते हैं। थैंक यू, बाय।